आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स आज पढ़ेंगे हम लोग। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें अब ख़त्म होने वाला है। 2-3 वीडियो में फिजिक्स ख़त्म होने वाला है। और ये कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, बीपीएससी 4.0 ही क्यों ना हो, और या फिर कोई भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में भी इस बुक को रेफरेंस बुक के रूप में पढ़ा जाता है। और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप लोग के पास, अगर जिनके पास बुक नहीं हो तो वो आराम से इस वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आधुनिक फिजिक्स। और हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है सब वीडियो सीरीज़ का, जाके देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट सब कर सकते हैं, जो भी मन आपको। आधुनिक भौतिकी में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे आधुनिक भौतिकी। और इसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले परमाणु संरचना। तो ये क्या होता है, प्राचीन काल से ही दार्शनिक मानते रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परंतु इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने बताया। तो सन 1803 में सबसे पहले कौन, डाल्टन बताएं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। डाल्टन ने उस समय बताया कि परमाणु का किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता है, परंतु तो डाल्टन क्या बताया कि किसी भी परमाणु को या फिजिकली या फिर केमिकली, मतलब रासायनिक या फिर भौतिक किसी भी विधि के द्वारा उसको मतलब अलग नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता। परंतु आगे चलकर परमाणु का भी विभाजन हुआ, और विभाजन कणों को पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। मौलिक कण क्या होता है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं भौतिकी में, मूल कण वे कण हैं जिनकी संरचना किन्हीं और कणों से नहीं हुई है और जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटा जो मतलब परमाणु का सबसे छोटा पार्टिकल और बोलेंगे कण, तो वो मौलिक कण हुआ। तो इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। परमाणु का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक कण का विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा कण ही हुआ जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं मौलिक कण। सन 1932 ईस्वी से पूर्व तक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन ही केवल मूल कण माने जाते थे। 1932 से पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मूल कण माना जाता था, लेकिन 1932 ईस्वी के बाद चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन नामक आवेशित रहित, मतलब ना ही जो न्यूट्रल हो, इस पर कोई भी आवेश नहीं हो, आवेश रहित न्यूट्रॉन जो है उस कण की खोज की गई। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, चैडविक किया। तब इसकी संख्या 3 हो गई। मतलब पहले था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूल कण, लेकिन न्यूट्रॉन के आने के बाद इसकी संख्या, मूल कण की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके बाद मूल कणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आज मूल कणों की संख्या कितनी है, 30 से ऊपर है। कुछ प्रमुख मूल कण इस प्रकार हैं जो पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, तो ये जे थॉमसन है, जो खोज किए किसका, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए। कब किए, 1897 में। कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मतलब निगेटिव मूल कण है, ठीक है। निगेटिव मतलब आवेश को धारण करता है ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऋणावेशित मूल कण है, तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक अस्थायी स्टेबल मूल कण है। अब दूसरा है प्रोटॉन। यह एक धनात्मक मूल कण है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन, जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसकी खोज 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी। इस मूल कण का नामकरण रदरफोर्ड ने दिया। मतलब नामकरण प्रोटॉन का कौन किया, रदरफोर्ड, लेकिन खोज कौन किए, गोल्डस्टीन। कब किए, 1896 में। और ये पॉजिटिव चार्ज धारण करता है प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, इससे याद रख सकते हैं। और फिर इसका
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब धन आवेश होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का भी होता है, सेम ही होता है इसका भी, ठीक है। इनका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का कितना था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और वो अस्थाई था इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी अस्थाई है, ठीक है। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ ले तो इसकी खोज सन 1932 में चैडविक ने की थी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन की? चैडविक की। यह एक आवेश रहित मूल कण है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, कोई भी मूल मतलब आवेश नहीं होता है मूल कण में, इस मूल कण में। जो परमाणु के नाभिक में रहता है, ये न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान उतना ही 1.67 इंटू 10⁻27 था ना प्रोटॉन का द्रव्यमान, वही न्यूट्रॉन का भी होता है। यह एक अस्थायी मूल कण है, जबकि प्रोटॉन अस्थायी था, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। इसका जीवन काल 17 मिनट होता है। तो न्यूट्रॉन का जीवन काल कहीं भी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, यहाँ पे न्यूटन साइंस में दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 17 मिनट का ही इसका जीवन काल होता है। ये अस्थायी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन का उपयोग जीव विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान में होता है। आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी किया जाता है। अब है चौथा मूल कण पॉजिट्रॉन। इसकी खोज सन 1932 में जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तभी पॉजिट्रॉन का भी खोज हुआ। न्यूट्रॉन का खोज किए चैडविक, तो प्रोटॉन का खोज किए थे कौन? एंडरसन। यह एक धन आवेशित मूल कण है। न्यूट्रॉन तो आवेश रहित था, तो कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन पॉजिट्रॉन पे धन आवेशित मूल कण है। तो यहाँ भी धन आवेशित है, प्रोटॉन भी धन आवेशित था, पीछे प्रोटॉन धन आवेशित था, पॉजिट्रॉन भी धन आवेशित है, याद रखिएगा, जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस मूल कण को कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। अब है न्यूट्रिनो। इसकी खोज सन 1930 में जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ। इन दोनों का खोज से 2 साल पहले 1930 में पाउली ने किया था न्यूट्रिनो का खोज। यह द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है, ना ही इसमें द्रव्यमान होता है, ना ही आवेश होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। इनके चक्रण स्पिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत चक्कर काटता है ये कण। अब है पाई मेसॉन, जिसकी खोज सन 1935 ईस्वी में एच युकावा ने की थी। यह 2 प्रकार की होती है, धनात्मक पाई मेसॉन और ऋणात्मक पाई मेसॉन। यह एक अस्थायी मूल कण है। इसका जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। अब है फोटोन। ये ऊर्जा के बंडल पैकेट होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कण से हुआ है। इनका द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का, ठीक है। अब है हिग्स बोसोन। इसकी खोज सन 1964 ईस्वी में पीटर हिग्स ने की। इसे मीडिया वाले गॉड पार्टिकल की संज्ञा देते हैं। तो गॉड पार्टिकल ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स बोला जाता है, जिसे हिग्स समेत ज़्यादातर भौतिकविद सनसनीखेज संज्ञा मानते हैं। अब है नाभिक न्यूक्लियस, परमाणु का केंद्रीय भाग, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग सभी द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से 10⁻12 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 10⁻12 गुना अधिक होता है नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से।
चूँकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है, इस कारण नाभिक काफ़ी सघन एवं दृढ़ रिजिड होती है। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है, जिन नाभिकों में 2, 8, 14, 20, 28, 50 या 82 न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन या 126 अथवा 152 न्यूट्रॉन होते हैं, वह अन्य नाभिकों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। ये संख्याएं अस्थायित्व संख्या स्टेबिलिटी नंबर्स कहलाती है। अब है नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स। जो आकर्षण बल परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रहते हैं, वे न्यूक्लियर बल कहलाते हैं। समान आवेश के कारण प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण होता है, परंतु इस प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक स्थायी होता है, क्योंकि नाभिकीय बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। नाभिकीय बल केवल 2F 3F जो फर्मी हुआ की दूरी तक सक्रिय होता है। 1F इक्वल टू मतलब 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। आधुनिक विचारों के अनुसार नाभिकीय बलों की उत्पत्ति नाभिकीय कण के मध्य मेसनों के विनिमय से मतलब मेसन के एक्सचेंज होने से होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य विद्युत आवेशित मेसनों का विनिमय होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो है विद्युत आवेशित मेसन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देगा। मेसनों के विनिमय से विनिमय बल एक्सचेंज फोर्स उत्पन्न होते हैं, जो नाभिकीय कणों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये मेसन का एक्सचेंज कर रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। अब है नाभिकीय स्थायित्व न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। किसी नाभिक का स्थायित्व स्टेबिलिटी उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। तो अगर पूछ देगा एग्जाम में कि किसी नाभिक का स्टेबिलिटी किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या का अनुपात 1 होता है, वे बहुत अस्थायी होते हैं। जब न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाता है, तब वो नाभिक अस्थायी और रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से ऊपर के परमाणु में N/P लगभग 1.5 से 1.6 होता है। फलस्वरूप ये नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब है समस्थानिक आइसोटोप्स, वैसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन समान होगा, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, तो वे समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे C12, C13, C14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो सभी में 6 है। ठीक है, 6 है, प्रोटॉन की संख्या सभी में 6 है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या 6, 7 एवं 8 है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक हो सकते हैं। पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। कुछ समस्थानिक कृत्रिम विधि से भी बनाए जाते हैं, जिन्हें रेडियो समस्थानिक कहते हैं। कृत्रिम रूप से निर्मित समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित करते हैं। अब है समभारी आइसोबार्स। कुछ तत्व वैसे होते हैं जिनके परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है, किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ऐसे परमाणुओं को समभारी कहा जाता है। समभारी के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैल्शियम और आर्गन के परमाणु समभारी होते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिनसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने अपने अपेक्षिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करके यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। आइंस्टीन ने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य E=mc², जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, कितना बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा गया, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो ध्यान में रहना ही चाहिए, याद रहना चाहिए बिल्कुल। और आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा भी, मुझे पता है।
इस प्रकार 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा 1 × 3 × 10⁸ का होल तो स्क्वायर तो हो जाता है 9 × 10⁻16 जूल। अतः m किलोग्राम द्रव्यमान के लुप्त डिसअपियर होने पर mc² जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा E जूल ऊर्जा उत्पन्न होने में E/c² किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होती है। इससे स्पष्ट है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें द्रव्यमान की हानि भी होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा अल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है, और उसके तुल्य द्रव्यमान की हानि भी नगण्य होती है, मतलब न के बराबर होती है। इसीलिए यह माना जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसके विपरीत नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति अधिक होती है और ऊर्जा भी अधिक विमुक्त होती है, लाइब्रेट होती है। इसीलिए नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण नियम का अनुपालन नहीं करती है। अब है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट क्या होता है। किसी परमाणु के नाभिकीय का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। नाभिक के द्रव्यमान में हुई इस कमी को द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। अतः स्पष्ट है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यह लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। E=mc² यहाँ पे दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। एटॉमिक मास यूनिट AMU। कार्बन परमाणु 12(6)C के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 mu कहते हैं। अतः 1 AMU = 1.66033 × 10⁻27 किलोग्राम। इसे आजकल एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और U द्वारा व्यक्त करते हैं। इस मात्रक की समतुल्य ऊर्जा 931 मेगावाट होती है। 1 MeV = 1.6 × 10⁻13 जूल। बंधन ऊर्जा क्या है। बाइंडिंग एनर्जी है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यह लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अतः न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के संयोग से किसी भी नाभिक में बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि किसी नाभिक को बनने में m द्रव्यमान लुप्त होती है तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के अनुसार ऊर्जा की मात्रा Δmc² होगी। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो अलग अलग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन नामक दो जर्मन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसकी नाभिक को दो खंडों में विभाजित किया। यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन से पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में हुई यह कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण मास एनर्जी इक्वेशन के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन अनेक प्रकार से हो सकता है। उनमें से एक नाभिकीय अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसे यहाँ देख रहे हैं U+N न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर BA किया और ऊर्जा यहाँ पर इतना मुक्त हो जाएगा 200। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में केवल बेरियम और क्रिप्टॉन के समस्थानिक ही नहीं किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया था बेरियम क्रिप्टॉन के बारे में। उसके बेरियम क्रिप्टॉन वहाँ था ना, जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य तथा परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य होते हैं। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन होने पर 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक अभिक्रिया एक रिएक्शन होगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है, जो 0.214 × 931 = 199.234 मतलब लगभग 200 MeV ऊर्जा के तुल्य है। में श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन
उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है तथा यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। मतलब एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होगा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के दौरान निकलने वाले तीन नए न्यूट्रॉन में से दो को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से होती है। यह अभिक्रिया परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर में होती है। इस अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में किया जाता है। अब है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में के दौरान उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या पर नियंत्रित नहीं होता है। मतलब इसमें नियंत्रण नहीं होता है। उसमें दो में नियंत्रण कर रहा था तो नियंत्रित हो रहा था, इसमें नियंत्रण नहीं कर रहा तो अनियंत्रित हो जाएगा। इस कारण विखंडन होने वाले परमाणुओं की संख्या 1, 3, 9, 27, 81 के क्रम में बढ़ता जाता है। इस कारण इस अभिक्रिया में ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। तो एटम बम में, परमाणु बम में क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, जिसके कारण ना प्रचंड विस्फोट होता है उसमें। ठीक है, अब परमाणु रिएक्टर पढ़ेंगे। परमाणु रिएक्टर में होता है, परमाणु के रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रण विखंडन कराया जाता है, नियंत्रित विखंडन किया जाता है। ठीक है, विखंडन में निकलने वाली उष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है। तो विखंडन में जो उष्मा ऊर्जा निकलती है उससे पानी को भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देश में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 ईस्वी में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में पहले संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इनरिच्ड यूरेनियम का। इन दिनों भारत में थोरियम एवं प्लूटोनियम का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा था। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदन के रूप में ये विखंडन अभिक्रिया में। ठीक ना, ये पूछा गया है एग्जाम में। या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, मोडिएटर के रूप में किया जाता है। विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो किस छड़ का उपयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। यह छड़ें नियंत्रण छड़ें कहलाती है। तो नियंत्रण छड़ के रूप में आपको पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये कैडमियम और बोरोन का ही लंबी छड़ याद रखिएगा, जो ये विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। ये छड़ें नियंत्रण छड़ें कंट्रोलर रॉड्स कहलाती है। ये छड़ें विखंडन में उत्पन्न होने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लेती है, जिससे औसतन एक विखंडन के पश्चात एक ही विखंडन होता है और विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनी रहती है। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर के अनेक उपयोग हैं। रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह पावर हाउस बनाए जाते हैं। इस प्रकार विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। रिएक्टर से उत्पन्न अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधे आदि में होता है। अब है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। इसमें यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त होता है।
भारत तथा अन्य देशों में नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसमें इसके अतिरिक्त रिएक्टर से रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। रिएक्टर द्वारा यूरेनियम 238 को विखंडन योग्य प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है और तब उसे परमाणु बम के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है। परमाणु बम क्या है? एटम बम है। परमाणु बम को सामान्यतः नाभिकीय बम भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये पूछने का संभावना है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्लूटोनियम 239 का भी प्रयोग हो सकता है इसमें परमाणु बम बनाने में। तो इसमें अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होती है, मतलब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किसमें होता है? परमाणु बम। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा 1945 ईस्वी में बनाया गया था। परमाणु विस्फोट में वायु का प्रचंड झोंका आता है तथा ताप कम से कम 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तथा लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब उत्पन्न होता है। विस्फोट में अंधा कर देने वाली चमक तथा कई विनाशकारी रेडियोएक्टिव किरणें उत्पन्न होती है, जो विस्फोट के काफ़ी समय बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा जो नागासाकी में किया गया था उसके बारे में बताया गया। प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय, मतलब प्रथम परमाणु बम था, उसको लिटिल बॉय नाम दिया गया था, जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका वायुसैनिक वर्षक विमान B-29 इनोला गे द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, पहले 6 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को गिराया गया था। इसमें 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फैटमैन दूसरा परमाणु बम दिया था, जिसका नाम था फैटमैन, जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है। 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। फिर 11 एवं 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में भी भारत के 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें से एक परीक्षण नाभिकीय विखंडन 11 मई एवं 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन 2 11 मई को और 2 13 मई को आधारित है। ध्यातव्य है कि परमाणु परीक्षण परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास होता है। ये अभ्यास एक तरह का होता है जिसमें बम बनाने का जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे ही अभ्यास होता है ये परीक्षण। ठीक है, अब है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, वहाँ पर विखंडन में क्या हो रहा था? टूट रहा था नाभिक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। संलयन मतलब जोड़ना, फ्यूजन जोड़ना। ठीक है, तो यह अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान इसके पूर्व के नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ उदाहरण दिया गया है, देख लीजिए। 1H2 1H3 2He में तो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, वही दिखाया गया। अर्थात अत्यधिक दाब व अति उच्च ताप जो सूर्य के केंद्रीय भाग में स्थित है पर एक ड्यूटेरियम नाभिक, एक ट्राइटियम नाभिक, ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है, से संयुक्त होकर हीलियम नाभिक बनाता है। अपेक्षाकृत भारी होता है, बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन एवं 17.6 MeV भी ऊर्जा विमुक्त करते हैं। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक संलयित होते हैं जो धनावेशित रहते हैं। जब ये दोनों नाभिक एक दूसरे से के समीप आते हैं तो इनके बीच तीव्र प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण नाभिकों की संलयित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इन नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन के लिए इतना अधिक उच्च ताप एवं उच्च दाब सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। ताप एवं दाब की ये अवस्थाएं परमाणु बम की विस्फोट से ही प्राप्त होती है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन परमाणु बम के विस्फोट से ही हो सकता है। वर्तमान समय में क्या है,
वर्तमान समय में लेजर प्रकाश द्वारा हाइड्रोजन समस्थानिकों को संश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही है। तो ये हाइड्रोजन बम का पूछ लेगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, लेकिन जब एटम बम परमाणु बम का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये याद करिएगा, क्योंकि दोनों में बम लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन बम है, एक परमाणु बम है। तो लेकिन परमाणु बम में हो जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन, ये हाइड्रोजन बम का पूछ लेगा क्वेश्चन तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन ऐसे देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बम विकसित करने के साथ साथ उनका परीक्षण भी कर लिया है। मतलब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के ऐसा देश है जिनके पास हाइड्रोजन बम है। अब 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में भारत के नाभिकीय संलयन का आधारित पहला परमाणु परीक्षण किया। 11 मई को किए जाने वाले 3 परीक्षणों में से एक परीक्षण तापकीय नाभिकीय अभिक्रिया हाइड्रोजन बम पर आधारित था। इससे स्पष्ट है कि भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है और इसके पास हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है। क्षमता तो है हम लोग के पास भी, मतलब भारत के पास भी, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। संलयन के लिए आवश्यक उच्च ताप एवं दाब की परिस्थितियां एक अत्यंत विखंडन बम परमाणु बम के विस्फोट द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बम है। मतलब परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बम है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम जो कि विखंडन नाभिकीय विखंडन से बन रहा है, उससे 1000 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन से बन रहा है। ठीक है, इसका मारक क्षेत्रफल परमाणु बम के मारक क्षेत्रफल की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन इसका असर परमाणु बम के असर की तुलना में कम समय तक रहता है। ठीक है, पर्यावरण में परमाणु बम का असर लंबे समय तक रहता है, लेकिन परमाणु बम का असर क्या बोल रहा है, लंबे समय तक रहता है। जैसे मानव शरीर को पर दुष्प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि आज भी जहाँ भी परीक्षण ये सब हुआ था, या जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका असर अब तक भी वहाँ जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा। वहाँ कुपोषित बच्चों का जो जन्म हो रहा है इसी कारण से हो रहा है, आज भी हो रहा है वहाँ पे। तो हाइड्रोजन बम से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु अभी तक इस ऊर्जा को नियंत्रित करके रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस ताप पर संलयन की प्रक्रिया होती है उस पर परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। अब सूर्य की ऊर्जा ये पढ़ेंगे तो हम लोग का चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये वाला आज का टॉपिक जो है ख़त्म होने वाला है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए अच्छा वीडियो लगे तो, ताकि इससे मोटिवेशन मिले और हम आगे भी वीडियो बनाएं। नहीं तो हम फिजिक्स करके कंप्लीट सीरीज फिजिक्स का करवा के ख़त्म कर देंगे, हम वीडियो नहीं डालेंगे लुसेंट साइंस का। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कमेंट करिएगा तभी आगे, इसके बाद मतलब लुसेंट साइंस का ही हम लोग वो करेंगे, जीव विज्ञान। ठीक है ना। अब है सूर्य की ऊर्जा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब चलिए अभी करिए जल्दी। ठीक है, और ये टॉपिक ख़त्म होने वाला हम लोगों का। सूर्य की ऊर्जा है सोलर एनर्जी। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाले नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% का बना होता है। सूर्य के केंद्र पर ताप लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ताप कितना है सूर्य पर? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है लगभग ताप, समझ सकते हैं। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन हीलियम नाभिक में होता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप एवं प्रकाश ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य जिस दर से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है उससे अनुमान लगाया जाता है कि अब वह अभी अगले 1000 करोड़ वर्ष तक इसी दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा। तो आज का टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल? ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।